हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। आज हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। देखिए, पहले ग्रेविटेशन शब्द क्या कहते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, दुनिया में जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट मान लीजिए, है ना, जैसे कि ये एक ढक्कन है पेन का और ये एक पेन है। ये दोनों, ये पेन भी इस ढक्कन को खींच रहा है और ये ढक्कन भी इस पेन को खींचता रहता है हमेशा, ठीक है ना। वैसे ही जो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो 2 ठो, वो हमेशा क्या करते हैं, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा खींचता रहता है। जैसे आपके घर में पड़े हुए 2 सोफ़ा हो गए, वो 2 सोफ़ा भी एक दूसरे को खींचता रहता है ना। तो उस खिंचाव को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं, है ना। अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो गए, अर्थ यानी कि पृथ्वी, तो उस ग्रेविटेशन शब्द को एक स्पेसिफाइड नाम दिया है, वो है ग्रेविटी। वो क्या है, ग्रेविटी, ठीक है ना। अब चलते हैं डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट की ओर। ये क्या कहता है, देखिए, 2 ऑब्जेक्ट्स है m1 और m2, है ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है ना। ये दोनों ऑब्जेक्ट कितना फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगे, वो फोर्स हम लोग का ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताते हैं, है ना। ये लिखा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विच ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि अगर हम ये बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगा, ऐसा है, ठीक है ना। इक्वेशन के 2 साइड से अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएंगे, तो प्रोपोर्शनल मतलब यही साइन है। फोर्स कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस बढ़ेंगे, मतलब m1 और m2 का जो हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तब अगर जो मास है वो बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ है ना। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली का मतलब ये है कि अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो हमेशा घटेगा। तो यही इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का मतलब है, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पर एज ए मैथमेटिकल टर्म मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और नीचे क्या है, d का स्क्वायर है। ये आप लोग मत भूलिएगा कि सिर्फ डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, ठीक है ना, तब इक्वल साइन जब हम लोग लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाते हैं। अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग कांस्टेंट आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कांस्टेंट आया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कि यूनिवर्सल शब्द क्या कहता है कि जो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जो हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने निकाला था, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाए तो वो जिसका वैल्यू था उतना ही रहेगा, है ना। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताते हैं, जो कि किस लिए काम आते हैं, इसलिए काम आते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है वो हम लोग पता चल सके, है ना। और आप लोग को शायद पता होगा कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता क्यों रहता है, ये इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से घूमता रहता है ना। वो एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि जैसे कि घर में मैंने बताया था कि 2 सोफ़ा एक दूसरे को हमेशा खींचता रहता है, लेकिन आप लोग देखते क्यों नहीं है ऐसा, है ना। एक मतलब अगर खींच रहा है तो सोफ़ा तो आ जाना चाहिए, है ना, मैग्नेट की तरह, लेकिन आता क्यों नहीं है, क्योंकि उन दोनों का मास जो है वो बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही छोटा है। ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ये कब मतलब काम करते पता है, जब जो मास है वो बहुत बड़ा हो, यानी कि जब मास 8 हो या मास मतलब मून के समान हो, तब ये हम लोग को दिखाई पड़ता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि ये एक एनर्जी है बेसिकली जो क्या है, वर्क डन को मेज़र करता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने की कोशिश करें एक और मास को, तो जितना हम लोग को वर्क डन होगा वही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। वर्क डन के साथ तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए क्या, एक मास जो इन्फिनिटी से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाएंगे, ठीक है ना। उसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे हम पहले छोटा डी यू निकाल लेंगे, मतलब डी यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब थोड़े के लिए, है ना। इस डायग्राम की ओर चलिए।
पहले यहाँ पर एक मास था m2 जो कि इन्फिनिटी में है, हम लोग को पता नहीं है कहाँ है, वो हम लोग अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं इस m1 मास की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसका रेडियस क्या है r, ठीक है ना, मतलब इतने रेडियस में ये अपना जो है पावर दिखा सकता है, ठीक है ना। अगर एक मास यह ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आए तो ये इसे खींच सकता है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये मास जो है दूसरा मास, मान लीजिए ये मास हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं, तो जिस मतलब लाने के लिए जो मतलब वर्क करना पड़ेगा हम लोग को, वो क्या है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पहले मान लेते हैं m2 कहाँ था, इन्फिनिटी में था। पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े डिस्टेंस के लिए लाएंगे, जैसे हम लोग dx लिख रहे हैं क्योंकि हम डिस्टेंस को हमेशा x, y और z में लिखते हैं, है ना। dx डिस्टेंस क्या लाए, सामने लाए, है ना, उसे हम ऐसे लिखा। और m1 से m2 तक का जो दूरी है वो हम लोगों ने x ले ली है ना, हालांकि हमें ये x पता नहीं है। तो क्या किया हम लोगों ने, पहले छोटा सा लाया dx और बाद में क्या करेंगे, यहाँ से r तक लाएंगे, है ना, क्योंकि r क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ठीक है ना। मतलब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि m2 को इन्फिनिटी से इस r के रीजन में लाए। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा, क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर m1 m2 डिस्टेंस कितना लिया था हम लोगों ने, m1 और m2 के बीच में x लिया था, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब dx को हम लोगों ने यहाँ पर लिया। अब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसे निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इन्फिनिटी से r तक करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी से r तक इधर लाना चाहते हैं ना, तो वहाँ तक कर देंगे हम लोग। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, g कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है और m2 कांस्टेंट है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही रहेंगे, है ना, और g का जो कांस्टेंट है यूनिवर्सल है, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन करने पर कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो ये जो x स्क्वायर है ये क्या है, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को आप लोगों को पता ही होगा कि जब x टू दी पावर -2 रहता है, ये 2 को ऊपर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ +1 हो जाएगा, नीचे भी -2 +1 हो जाएगा। तो ये करेंगे अगर तो हम लोग को मिलेगा -1/x, तो माइनस यहाँ चला गया और x नीचे चला गया, है ना। अब इन्फिनिटी से r तक लिमिट लगा देंगे, मतलब x के जगह पर एक बार हम लोग अपर लिमिट r रखेंगे और x के जगह पर लोअर लिमिट एक बार क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जब हम लोगों ने ऐसा किया 1/∞, आप लोगों को पता है क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 लिख दिया हम लोगों ने, है ना। अब -g m1 m2, सिर्फ ये टर्म बचा 1/r जो कि नीचे आ गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -g m1 m2/r, क्या है, -g m1 m2/r। तो आई होप ये आप लोग समझ गए। और यहाँ पर r क्या है, आप लोगों को पूछ सकता है कि r क्या है, ये m1 मास का ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज है ना, रेंज है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आते हैं कि ग्रेविटेशनल और मास और इनर्शियल मास में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। ये देखिए, ये है ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास, ठीक है ना। पहले सिमिलरिटीज थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाद में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को हम केजी में मेज़र करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई आलू खरीदने गए, या आप लोग किसी एक इंसान का वो स्पेस में है और अगर आप उसे मेज़र करना चाहते हैं कि उसका मास कितना है, तो आप लोग दोनों को क्या करेंगे, केजी में ही तो मेज़र करेंगे, है ना। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना। ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ है या वेक्टर क्वांटिटीज़, मतलब इन दोनों को इनर्शियल मास हो या ग्रेविटेशनल मास हो, कुछ भी हो, है ना, उन दोनों का अगर हम लोग मेज़र करने की कोशिश करें तो डायरेक्शन को देखना नहीं पड़ता है ना। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने सेब खरीदा 1 किलो, तो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। अब जैसा भी लो वो सेब कुछ भी नहीं है ना। तो ये दोनों एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ग्रेविटेशनल मास जो है वो अफेक्टेड ड्यू टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था। ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो हर ऑब्जेक्ट्स, जो 2 ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए, वो 2 ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे को हमेशा खींचता रहता है। और वो 2 ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट हर समय क्या करता है, एक दूसरे को खींचता रहता है। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गए तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अगर है तो वो उसे खींचेंगे, तो इफेक्ट होंगे ना ऑब्वियसली। अब इनर्शियल मास जो है वो इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन का बात तो हम कर ही नहीं रहे, है ना। अब देखते हैं कि इसे मेज़र कैसे करेंगे हम लोग, है ना। ग्रेविटेशनल मास को कैसे मेज़र करेंगे और इनर्शियल मास को कैसे मेज़र करेंगे।
जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, लेकिन एक हम लोग क्या मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं और दूसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्ट का मास हम लोग निकालना चाहते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का मास को एक साइड में रख दीजिए क्योंकि इसे हम लोग निकालना चाहते हैं, और बाकी सारे टर्म्स को उधर फेंक दीजिए। तो ये जो हम लोग को मिला इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ग्रेविटेशनल मास। ये मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस मास इज मेजर्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन का टर्म है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो हम लोग मास मेजर कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। ठीक उसी तरह न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू एम है, लेकिन ए यहाँ से आप लोग यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सीलरेशन। इसको अगर हम मेजर करें तो ये है इनर्शियल मास आपका, है ना। और ये मास किसकी वजह से है ना। जैसे पहले क्या था, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से था, नीचे अगर खिंचाव की वजह से, है ना। यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन की वजह से। किसके एक्सीलरेशन, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से हम लोग जो मास मेजर कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं इनर्शियल मास। तो आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।